हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल CIB विथ मी में स्वागत है। आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग का मॉड्यूल डी का यूनिट 20 शुरू करेंगे। यूनिट 20 का नाम है RBI गाइडलाइंस ऑन साइबर सिक्योरिटी 2016 एंड डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी 2021। शुरू करने से पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्यों इस यूनिट RBI को क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी वो देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। द पॉलिसीज फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड प्रोसीजर एंड कंट्रोल्स with respect to information security of the bank in India are thus framed within the ambit of RBI guidelines। इसका मतलब क्या है कि जो जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, प्रोसीजर्स हैं और कंट्रोल्स हैं, वो सारे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का जो कि बैंकों में, भारत के बैंकों में अप्लाई होता है, वो सब RBI के निगरानी में रहता है या RBI के द्वारा उसको रेगुलेट किया जाता है। The RBI created an IT subsidiary called REBIT। मतलब जो RBI ने है, RBI की एक IT सब्सिडरी है जो कि केवल IT रिलेटेड चीज़ें देखती है, वो है RBI IT। ये नाम आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि RBI IT क्या है। ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की IT सब्सिडरी है जिसका पूरा नाम है रिज़र्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, फुल फॉर्म। और ये दोनों चीज़ आपको पता होना चाहिए। REBIT रिज़र्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड फॉर इट्स IT एंड साइबर सिक्योरिटी नीड्स टू इंश्योर साइबर विजिलेंस ऑफ इंडियन बैंकिंग। इसका काम ही है कि जो भी साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड नीड्स हैं बैंकों की, उसकी देखभाल करना, उसको पूरा करना। डिफरेंस बिटवीन साइबर सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब इसमें डिफरेंस क्या है इन साइबर सिक्योरिटी में और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, वो देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग confidentiality, integrity and availability of information, while cyber security is the ability to protect or defend the use of cyberspace from cyber attacks। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये देखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है हमारा, वो फोकस करता है प्रोटेक्ट करने में किसको? कॉन्फिडेंशियलिटी को, इंटीग्रिटी को और अवेलेबिलिटी की। कॉन्फिडेंशियली का मतलब क्या हो गया कि कोई भी डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। मेरा डेटा किसी और को नहीं दिखना चाहिए। जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन है, किसी एक कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है, वो दूसरे को ना पता चले, उसे बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या हो गया कि कोई भी डेटा है उसको केवल ऑथराइज्ड यूज़र ही चेंज कर सके, उसको उसमें मॉडिफिकेशन कुछ करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, वो केवल ऑथराइज पर्सन ही उसको कर सके। ऐसा ना हो कि कोई तीसरा व्यक्ति या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जाके उसको चेंज कर दे। वो हो गया इंटीग्रिटी। तीसरा है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब डेटा जब भी मुझे ज़रूरत हो मैं उसको एक्सेस कर सकूँ, वो हो गया अवेलेबिलिटी। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी किस पे फोकस करेगा? डेटा जो है हमारा डेटा, वो कॉन्फिडेंशियल हो, इंटीग्रिटी हो और अवेलेबिलिटी हो। ये तीन चीज़ हो गया तो वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हो गया। अब आगे अगला क्या है? साइबर सिक्योरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी क्या है? साइबर सिक्योरिटी इज़ द एबिलिटी टू प्रोटेक्ट और डिफेंड द यूज़ ऑफ साइबर स्पेस फ्रॉम द अटैकर्स। साइबर अटैकर्स जो अब ये सारा जो डेटा है इसको अगर डिफेंड करता है, कोई बचाता है किसी तीसरे पार्टी से जो भी उसको अटैक करके उस डेटा को पाना चाहता है, वो हो गया साइबर सिक्योरिटी। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा क्या होगा। इन्फॉर्मेशन दो पार्ट हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में मतलब इस जो भी हमारे इन्फॉर्मेशन है उसको सिक्योर करना, वो हो गया साइबर सिक्योरिटी। अब आगे देखते हैं साइबर स्पेस। अब साइबर स्पेस क्या है? साइबर स्पेस इज़ नथिंग बट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। एक नेटवर्क है, दूसरा नेटवर्क है, तीसरा नेटवर्क है, ये जब आपस में कनेक्टेड है वो साइबर स्पेस हो गया। ये इसको एक्सेस कर सकता है,
ये इसको एक्सेस कर सकता है, ये इसको कर सकता है, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो मतलब एक डेटा कोई दूसरा एक्सेस कर सकता है, वो हो गया साइबर स्पेस। जितने भी नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये इंटरनेट के द्वारा हो सकते हैं। कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? नेट के द्वारा, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के द्वारा हो गया, कंप्यूटर सिस्टम्स के द्वारा हो गया, एम्बेडेड प्रोसीजर एंड कंट्रोलर्स एंड मेनी अदर सिस्टम्स, ये सारे के माध्यम से ही कनेक्टेड होंगे। फिर आरबीआई गाइडलाइंस ऑन साइबर सिक्योरिटी इन बैंक्स जून 2016, मतलब आरबीआई की ऐसी कौन सी गाइडलाइंस आई थी 2016 में साइबर सिक्योरिटी से, उसके बारे में पढ़ेंगे। आरबीआई हैड प्रोवाइडेड गाइडलाइंस ऑन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, टेक्नोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट एंड साइबर फ्रॉड्स। ये किस कमेटी से आया था, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस क्या बन सकता है कि आरबीआई की जो गाइडलाइंस है साइबर सिक्योरिटी की 2016 में जो आई थी, वो किस समिति ने दिया था? तो हमें याद रखना है जी गोपालकृष्ण कमेटी ने दिया था। बस ये यहीं से ये क्वेश्चंस बन सकता है, तो इसको आप मार्क कर लीजिए। अब आगे, नीड फॉर बोर्ड अप्रूव्ड साइबर सिक्योरिटी। अब जब भी कभी भी किसी भी बैंक में कोई भी साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज़ बनेगी तो हमेशा बोर्ड अप्रूव होनी चाहिए। बैंक शुड इमीडिएटली पुट, अब ये जो आरबीआई का गाइडलाइंस आई थी, इसने क्या बोला था कि बैंक शुड इमीडिएटली पुट इन प्लेस ए साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज इंक्लूडिंग द स्ट्रेटजी कंटेनिंग एन अप्रोप्रिएट अप्रोच टू कॉम्बैट साइबर थ्रेट्स गिवन द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस एंड एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क ड्यूली अप्रूव्ड बाय देयर बोर्ड। मतलब कि बैंक को जो साइबर सिक्योरिटी हैं, जितनी भी उसकी पॉलिसीज़ बनानी है, जो भी स्ट्रेटजीज़ रखनी है, उसमें अप्रोप्रिएट अप्रोच होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक अप्रोच होनी चाहिए उस थ्रेट्स को कम करने के लिए या मिटिगेट करने के लिए। वो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस को गिवन, जो भी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क होना चाहिए कि कितना हम रिस्क बैंक एक्सेप्ट कर सकता है, और वो पॉलिसीज़ कौन अप्रूव करना चाहिए? बोर्ड। अब यहाँ से एक क्वेश्चंस बन सकता है कि बैंक की जो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं वो कौन अप्रूव करता है? तो आपको ये याद रखना है कि बैंक का बोर्ड करता है। A confirmation in this record may be communicated to the Cyber Security and Information Technology Examination CSIT cell in डिपार्टमेंट ऑफ बैंक सुपरविजन आरबीआई। अब ये जो पॉलिसीज़ बन जाती हैं ये हमें कम्युनिकेट करना होता है आरबीआई में। आरबीआई में एक सेल होता है जिसका नाम है CSITE, साइबर सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जामिनेशन सेल। इसका फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और यहाँ से एक ये क्वेश्चन हो सकता है कि पॉलिसीज़ किसको कम्युनिकेट करनी होती है आरबीआई में? तो CSIT को करनी होती है, जिसका फुल फॉर्म है साइबर सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जामिनेशन सेल। इसको कम्युनिकेट करना होता है, जो कि आरबीआई का एक सेल होता है। फिर आगे हैं अगला, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज टू बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ब्रॉडर आईटी पॉलिसीज IS सिक्योरिटी पॉलिसीज। अब जो बैंक की हमारी पॉलिसीज़ होती हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी बनती है और IS सिक्योरिटी पॉलिसी बनती है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी बनती है और IT पॉलिसी बनती है। इन दोनों से साइबर सिक्योरिटी डिफरेंट होनी चाहिए। कैसे? बोथ पॉलिसीज शुड बी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट सो दैट इट कैन बी हाईलाइटेड विद द रिस्क फ्रॉम साइबर थ्रेट्स एंड मेजर्स टू एड्रेस मिटिगेट द रिस्क। अब ये पॉलिसीज़ ऐसे बननी चाहिए, दोनों में अंतर होना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी में हमें होना चाहिए, मेन फोकस है हमारा साइबर थ्रेट्स का, और उसका जितना भी रिस्क है उसको कैसे मिटिगेट करेंगे और कितना बियर करेंगे, इसके हिसाब से बननी चाहिए। अब द साइज, सिस्टम टेक्नोलॉजी, कॉम्प्लेक्सिटी, डिजिटल प्रोडक्ट्स, स्टेक होल्डर्स एंड थ्रेट प्रोटेक्शन परसेप्शंस वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक्स। ये जितनी भी होती हैं किसी भी बैंक में, ये जितने पॉइंट्स होते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स का हो गया, उसकी टेक्नोलॉजी की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, साइज कैसा है, सिस्टम कैसा है, वो हर बैंक टू बैंक वेरी करता है। Hence, it is important to identify the inherent risk and the controls in place to adopt appropriate cyber security frameworks। जैसे किसी बैंक में कोई टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, अब इसके लिए हमें एक इस ये जैसे मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, मोबाइल बैंकिंग यूज़ हो रही है, कुछ भी, तो इसमें दूसरा रिस्क है, एक रिस्क है। अब ये टेक्नोलॉजी दूसरा, मान लीजिए कोडिंग के भाषा में अगर जाने
ये हमारा जावा पे काम, जावा पे ये मोबाइल बैंकिंग है। ये हमारा जो है दूसरे लैंग्वेज पे हो गई, सी पे हो गई, C++ पे हो गई। तो इसका रिस्क अलग होगा, इसका रिस्क अलग होगा, क्योंकि इसको ब्रेक करने का दोनों का अलग अलग मोड हो गया, तो अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से हो गई। तो इस पर रिस्क जो इनहेरेंट यहाँ पर लिखा हुआ है इनहेरेंट रिस्क, मतलब जो आगे से रिस्क आया हुआ हो, एक यहाँ से अगली चेन में आया हो, वो रिस्क अलग होगा। एंड द कंट्रोल्स इन प्लेस टू अडॉप्ट अप्रोप्रिएट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स, तो उनके लिए अप्रोप्रिएट साइबर सिक्योरिटी जो अडॉप्ट करेंगे फ्रेमवर्क्स कंट्रोल करने का, वो भी अलग होगा। वाइल आइडेंटिफाइंग एंड assessing the inherent risk, banks are required to reckon the technology adopted alignment with business and regulatory requirements। तो हाँ, बैंक को क्या करना चाहिए, उसी हिसाब से, जिस हिसाब से उसकी टेक्नोलॉजी है उसी हिसाब से बिजनेस के रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट और कनेक्शन को इस्टेब्लिश करते हुए, डिलीवरी चैनल्स को देखते हुए, ऑनलाइन मोबाइल प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स, जितने भी थ्रेड्स हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ऑनलाइन के हिसाब से, कैसा डिलीवरी चैनल है, उस हिसाब से उनको पॉलिसीज़ डेवलप करनी चाहिए, ताकि रिस्क कम से कम हो, और अगर रिस्क होता है तो उसको मिटिगेट कैसे करेंगे या लॉसेस कम हो। डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ इनहेरेंट रिस्क, द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई देयर रिस्कनेस एज लो। किसी जैसे भी उसकी इनहेरेंट रिस्क होगा उसी हिसाब से उसे लो, मॉडरेट, हाई के हिसाब से आइडेंटिफाई करना होगा। एंड वेरी हाई आर एडॉप्ट एनी अदर सिमिलर कैटेगरी, वो उस हिसाब से अपनी अपनी कैटेगरी बना सकता है। तो यहाँ से आपको ध्यान में रखने लायक ऐसा कुछ नहीं है कि बस केवल क्या याद रखना है कि पॉलिसीज़ जो हैं वो इनहेरेंट रिस्क के हिसाब से साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज़ बनती हैं कि किसमें कौन सा रिस्क कितना हो सकता है, उसी हिसाब से वो उसकी कैटेगरी करता है। लो होगा रिस्क कैसा है तो उसकी रिस्कीनेस के हिसाब से लो, मॉडरेट, हाई या वेरी हाई कैटेगराइज कर सकता है बैंक। अरेंजमेंट फॉर कंटिन्यूस सर्वेलेंस, अब बैंक को क्या करना है, उसको अरेंजमेंट बना के रखना है कि कंटिन्यूस सर्विलांस पे कैसे रखा। टेस्टिंग फॉर vulnerabilities आर एट रीजनेबल इंटरवल ऑफ टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बैंक को क्या करना है, जो उसकी वुलनरेबिलिटीज़ हैं वो उसको इंटरवल पे, रीजनेबल इंटरवल पे उसको टेस्ट करते रहना है। अब वुलनरेबिलिटीज़ क्या होती हैं, वुलनरेबिलिटीज़ जो होती हैं हमारी, मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, ये शायद 19 और 18 चैप्टर में ये आपको टॉपिक दिया हुआ है। तो जैसे कोई भी सिस्टम है, इसमें सर्वर है, कुछ कोडिंग्स हैं, मोबाइल बैंकिंग है, इस कोडिंग्स में जो भी बग है या जो भी लूप होल है उसी को बोलते हैं वल्नरेबिलिटीज़। जो इसमें कमियां हैं, इसमें जैसे अगर आप सिंपल शब्दों में समझें, ये आपका घर है, इस घर में चारों तरफ से सीमेंट की दीवार बनी हुई है, कहीं पर खिड़कियां बनी हुई हैं, यहाँ दरवाज़ा भी होगा, यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन के लिए भी होगा, हर जगह आपने दीवार कंक्रीट की है, ईंटों की है, तो ये मजबूत है। लेकिन कहीं पर एक ऐसा इसका वीक पॉइंट होगा जहाँ से कोई चोर इंटर कर सकता है, तो इस चीज़ को पता करने को के लिए ही यूज़ होता है वुलनरेबिलिटीज़। टेस्टिंग फॉर वुलनरेबिलिटीज़ इज़ रीजनेबल इंटरवल फॉर टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वुलनरेबिलिटीज़ का काम ही होता है कि उस चीज़ को पता लगाना कि कहाँ पर वो लूप होल्स हैं। ये सर्वर्स में हो गया, कोडिंग्स में हो गया, हार्ड कोडिंग में हो गया, इन सब चीज़ में पता करने के लिए इसका यूज़ होता है। द नेचर ऑफ साइबर अटैक्स आर सच दैट दे कैन अकर एट एनी टाइम्स। ये साइबर अटैक्स क्या होता है, ये किसी भी समय पर हो सकते हैं, इनके लिए कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, रात में भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है। एंड इन ए मैनर दैट मे नॉट हैव बीन एंटिसिपेटेड, और इस तरह होंगे कि आप उन्हें पता भी नहीं कर पाएंगे। जब तक पता करेंगे या रोकना चाहेंगे तब तक काफ़ी देर हो जाएगी। हैंस इट इज़ मैंडेट दैट ए सॉक, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, ये पॉइंट आपको लिए इम्पोर्टेंट है। सॉक का फुल फॉर्म, सॉक क्या है,
सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर बी सेट अप एट द अर्लीस्ट। तो सॉक सेंटर बना होना चाहिए जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इफ़ नॉट येट बीन डन, अभी तक ना बना हो तो उसको जल्दी से जल्दी बना लेना चाहिए। इट ऑल्सो इसेंशियल दैट दिस सेंटर ensures continuous surveillance and keep itself regularly updated on the latest natures of emerging cyber threats। ये लेटेस्ट की स्पेलिंग गलत हो गई है। तो इस टीम इसका क्या काम होगा? सॉकस सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स ये बैंक में बना होना चाहिए। कंटिन्यूस इसका काम क्या होता है? सर्विलांस पे रखना चाहिए, और ये इमर्जिंग जितने भी नए थ्रेट्स हैं उनसे अपडेट रहना चाहिए। ये हो गया सॉक का काम। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है? आईटी आर्किटेक्चर शुड बी कंडेंसिव टू सिक्योरिटी। अब ये क्या है? द आईटी आर्किटेक्चर शुड बी डिजाइन इन सच ए मैनर दैट इट टेक्स केयर ऑफ फैसिलिटेटिंग द सिक्योरिटी मेजर्स टू बी इन प्लेस एट ऑल टाइम्स। तो इसका का मतलब क्या है? जो हमारा आईटी आर्किटेक्चर है वो इस हिसाब से बना हुआ होना चाहिए कि ये हमेशा टेक केयर ऑफ फैसिलिटी द सिक्योरिटी मेजर्स टू बी प्लेस एट इट ऑल टाइम्स। हमेशा सारे समय सिक्योरिटी मेजर्स को चेक करते रहना चाहिए। द सेम नीड्स टू बी रिव्यूड बाय द आईटी सब कमेटी ऑफ द बोर्ड्स एंड अपग्रेडेड इफ रिक्वायर्ड एज पर देयर रिस्क असेसमेंट इन ए फेज्ड मैन। अगर उसमें कोई भी ये जो है आईटी का आर्किटेक्चर्स है, अगर इसमें कोई कमियां हैं, कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स है या सिक्योरिटी लूप होल्स है, तो ये आईटी सब कमेटी के ऑफ जो बोर्ड की आईटी सब कमेटी होती है उसके द्वारा ही इसका रिव्यू होना चाहिए रेगुलरली, और अपग्रेडेड होना चाहिए एज पर देयर रिस्क असेसमेंट इन ए फेज्ड मैनर। फेज्ड मैनर का मतलब हो गया क्वार्टरली हो गया, मंथली हो गया, वीकली हो गया, जैसा भी रिस्क है उसके हिसाब से ये होते रहना चाहिए। comprehensively address network and database security। अगला क्या है हमारा टॉपिक? comprehensively address network and database security। इसमें क्या है? it has been observed that many times connections to networks database are allowed for a specific period of time। जैसे कुछ सर्वर्स हो गए, नेटवर्क्स हो गए, उनकी ज़रूरत कभी कभी होती है, तो उसको उसमें क्या हो गया? इट हैज़ बीन ऑब्जर्व, ये देखा गया है कि कभी कभी कनेक्शंस टू ए नेटवर्क्स डेटाबेस आर अलाउड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम्स टू फैसिलिटेट सम बिजनेस और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स। कुछ कनेक्शंस होते हैं, ये पीसी है, ये सर्वर है, इस सर्वर से इसको कनेक्शंस हमें हमेशा के लिए नहीं पड़ती है, कभी कभी कुछ समय के लिए पड़ती है। जैसे यूएटी टेस्टिंग में के समय पड़ती है। जब यूएटी टेस्टिंग होता है, किसी यूएटी टेस्टिंग क्या होती है? जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है तो सबसे पहले हम उसको सर्वर पे अप्लाई ना करके उसकी हम टेस्टिंग करते हैं, जिसके लिए हम एक उसी का डेमो टाइप का बना लेते हैं। तो टेस्टिंग करने के लिए एक पीसी पे करते हैं, एक यूज़र पे करते हैं, तो इसीलिए यूएटी यूज़ होता है, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम टू फैसिलिटेट। तो उस तरह का कनेक्शन हमने कर लिया। अब फिर हमने हमारा काम होने के बाद हमने वो कनेक्शन कट नहीं किया या उसको क्लोज नहीं कराया। हाउ एवर द सेम डू नॉट गेट क्लोज ड्यू टू ओवरसाइट मेकिंग द नेटवर्क डेटाबेस वुलनरेबल टू साइबर अटैक्स। तो उस तरह का जो लूप होल रह गया वो साइबर अटैक्स को बढ़ावा देता है, उससे एक उनको आने का रास्ता मिल गया। वो दरवाज़ा जैसे जैसे एक दरवाज़ा वो खुला रह गया, वो उनके लिए एक आने का जरिया बन गया। अब it is essential that unauthorized access to networks and database is not allowed, and whenever permitted these are through well defined process which are invariably followed। अब इस तरह का एक्सेस तो नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर कभी ज़रूरत होती है, जैसे जो भी इसकी टेस्टिंग करता रहता है नेटवर्क्स में, डेटाबेस में, वो कोई ना कोई ऐसा लूप होल रखते हैं टेस्टिंग के लिए, तो वो इस तरह होना चाहिए उसका कि थ्रू वेल डिफाइंड प्रोसेस में होना चाहिए। उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया या कुछ ऐसा उसमें सिक्योरिटी फीचर्स डाल रखा है कि ईजिली एक्सेसिबल ना हो। फिर अगला टॉपिक है
इंश्योरिंग प्रोटेक्शंस ऑफ कस्टमर इंफॉर्मेशन। अब हाँ, बैंक को क्या करना है, इंश्योर करना है कि कस्टमर का जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है। तो banks depend on technology very heavily due to providing digital products to their customers and in the process collect various personal and sensitive informations। बैंक क्या करती है, बैंक्स अपने डिजिटली काफ़ी डिपेंडेंट हो गई है इस समय, तो डिजिटली प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ करती है, तो उस प्रोसेस में क्या करती है, वो अपने कंज्यूमर्स का पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिजिटली स्टोर करती है। तो बैंक्स एज ओनर्स ऑफ सच डेटा। तो बैंक्स क्या होगी, ओनर्स हो गया है तो उस डेटा की। शुड टेक अप्रोप्रिएट स्टेप इन प्रिजर्विंग द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो बैंक को क्या करना है, उस डेटा का कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी तीनों चीज़ों को मेंटेन करना है ऑफ द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द डेटा इज स्टोर्ड इन ट्रांजिट विद इन देमसेल्फ और विद कस्टमर और विद द थर्ड पार्टी। तो इसमें क्या करना है कि बैंक को इंश्योर करना है कि वो डेटा या तो वो स्टोर कर रही है या वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफ़र हो रही है, या कस्टमर का डेटा किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र हो रहा है। तो बैंक को इंश्योर करना है कि वो डेटा कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए और उसमें इंटीग्रिटी भी नहीं होनी चाहिए और वो हमें अवेलेबल रहना चाहिए। ये कस्टमर का प्रोटेक्शन हो गया है, इंश्योर करना है कस्टमर की इंफॉर्मेशन का प्रोटेक्शन। फिर अगला है साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान। ये इसका फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं, साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान, CCMP, दैट इज इम्पोर्टेंट। A cyber crisis management plan should be immediately evolved and should be a part of the overall board approved strategy। तो इसमें क्या है, अगर साइबर कोई अटैक हो गया, साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान, तो उस सिचुएशंस में बैंक को क्या करना है, वो बोर्ड से अप्रूव्ड स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वही है साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान। एज यू मे बी अवेयर, इन इंडिया CERT इन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया एक गवर्नमेंट एंटिटी, ये गवर्नमेंट की एंटिटी है, इसका भी फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है, CERT इन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया, IN का मतलब इंडिया, एक गवर्नमेंट, ये एक तरीके की गवर्नमेंट एंटिटी है, हैज़ बीन टेकिंग इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव इन स्ट्रेंथिंग साइबर सिक्योरिटी बाय प्रोवाइडिंग active and reactive services as well, guidelines, threat intelligence and assessment of preparedness of various agencies across the sectors। तो इसका काम क्या है, CERT का, ये जितने भी इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव होते हैं साइबर अटैक्स को रोकने के लिए और जितनी भी सर्विसेज होती हैं उनको मॉनिटर करता है, उनके लिए गाइडलाइंस बनाता है और जो भी चीज़ें उनके लिए कर सकता है वो प्रोवाइड करता है, ये इसका CERT इन का काम है। CERT इन आल्सो हैव कम आउट विथ नेशनल साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान एंड साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट असेसमेंट फ्रेमवर्क। तो CERT इन का काम क्या है, आल्सो हैव्स कम आउट विथ नेशनल, ये एक और एजेंसी का नाम है, नेशनल साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान एंड साइबर सिक्योरिटी असेसमेंट। ओके, ये इसका काम क्या है, CERT इन आल्सो हैव कम विथ, दो काम करता है, नेशनल साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट करता है एंड साइबर सिक्योरिटी। अगर साइबर क्राइसिस आ गया तब उसका क्या मैनेजमेंट करना है और साइबर की सिक्योरिटी का असेसमेंट कैसे करना है, ये दोनों इसके काम है। CCMP शुड एड्रेस द फॉलोइंग 4 एस्पेक्ट। ये आ गया आपके लिए एक क्वेश्चन पूछेगा CCMP, इसमें से फुल फॉर्म भी नहीं अगर मान लीजिए पूछा तो ये पूछेगा, ये 4 ऑप्शन आते हैं, 5, ये 4 का नाम दे देगा, एक पूछ लेगा इसमें से कौन नहीं है, वो 5वां आंसर हो जाएगा आपको, इसलिए 4 ऑप्शन याद रखने हैं कि CCMP शुड एड्रेस द फॉलोइंग 4 एस्पेक्ट। कौन कौन सा करता है, CCMP के काम है पहले डिटेक्शन करना, कोई साइबर अटैक हो गया तो उसका डिटेक्शन करना, फिर उसका रिस्पॉन्स करना, क्या उसका रिस्पॉन्स होगा, फिर रिकवरी देखना उसका कि उसकी रिकवरी कैसे होगा, फिर कंटेनमेंट करेगा। वन बाय वन देखते हैं आगे क्या है। साइबर सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स इसमें कौन कौन से होते हैं,
There should be indicators which is used for comprehensive testing through independent compliance checks and audits. There should be indicators which is used for comprehensive testing through independent compliance checks and audit carried out by qualified and competent professionals. अब जैसे कहीं साइबर अटैक हो गया या साइबर कुछ हो गया, इंसिडेंट हो गया, तो इन इसमें कंप्रहेंसिव टेस्टिंग एक ऑडिट कराया जाएगा क्वालिफाइड कम्पिटेंट प्रोफेशनल से आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये कंप्लायंस का जो कंप्लायंस नहीं था, क्या था, किस वजह से ऐसा हुआ, उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए ये ऑडिट होगा। फिर है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट विथ आरबीआई। अगर ऐसा हो गया है तो जो भी साइबर फ्रॉड हुआ है, जिस जिस तरीके से हुआ है, वो किसको रिपोर्ट करना है? आरबीआई को। It is observed that banks are hesitate to share cyber incident faced by them. बैंक्स क्या करती है? वो आरबीआई को बताने में हेजिटेट करती है, संकोच करती है। इट इज़ reiterated that banks need to report all unusual cyber security incident to the आरबीआई। बैंक को क्या करना है? आरबीआई को जो भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है वो रिपोर्ट करना है। Banks are also encouraged to actively participate in the activities of their CISOs. एक नया टर्म मिल गया, ये इम्पोर्टेंट है। सीसो क्या होता है? चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। सारे बैंक में एक चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर होता है। फोरम कोऑर्डिनेटेड बाय आईडीवीआरडी, जो किससे कोऑर्डिनेट करता है? आईडीआरबीटी, एंड प्रॉम्प्टली रिपोर्ट द इंसिडेंट टू इंडिया बैंक सेंटर फॉर एनालिसिस ऑफ रिस्क एंड थ्रेट्स, जिसका काम क्या होता है? जो भी इस तरह के रिस्क होते हैं, इंडियन बैंक सेंटर फॉर एनालिसिस, IBCART, सेंटर फॉर एनालिसिस ऑफ रिस्क एंड थ्रेट्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। सेटअप बाय द IDRBT एक सेटअप करता है जिसका काम होता है कि इंडियन बैंक जो भी रिस्क हुआ है साइबर अटैक्स का, उसको एनालिसिस करना, रिस्क और थ्रेट्स को। फिर आगे सुपरवाइजरी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। कौन सुपरवाइजिंग रिपोर्टरी फ्रेमवर्क है? इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू कलेक्ट बोथ समरी लेवल इंफॉर्मेशन एज वेल एज डिटेल ऑन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंसिडेंट इंक्लूडिंग साइबर इंसिडेंट। ये ज़रूरी होता है कि उसका समरी लेना, किस तरह से समरी लेवल इंफॉर्मेशन लेना, डिटेल ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लेना, इंसिडेंट कैसे हुआ है। इससे उनको एनालिसिस करने में फ़ायदा होगा और उसके लिए वो मिटिगेट करने के लिए कोई स्ट्रेटजी बना पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट। अब ऑर्गेनाइजेशन को क्या अरेंजमेंट करना है इसके लिए वो देखेंगे। बैंक शुड रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट सो दैट द सिक्योरिटी कंसर्न्स आर appreciated, receive adequate attentions and get escalated to appropriate level in the hierarchy to enable quick action। उसको अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बना रखना है कि ऐसा अगर कभी हो गई, ऐसी कोई घटना हो गई, तो हम उसको कैसे क्विक एक्शन ले सकते हैं। ये बैंक का काम है। फिर है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस एमंग स्टेक होल्डर्स एंड टॉप मैनेजमेंट बोर्ड। बैंक को क्या करना है कि साइबर सिक्योरिटी का अवेयरनेस जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी कस्टमर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉई हैं और जितने भी टॉप मैनेजमेंट हैं, जितने भी बोर्ड हैं, उन सबको इसकी अवेयरनेस फैलानी होती है। इट इज़ वेल recognize that stakeholders of bank including customer, employee, partners and vendors awareness about the potential impact of cyber attacks help in cyber security preparedness of bank। तो इससे क्या होता है, बैंक अगर साइबर सिक्योरिटी देता है तो कई सारे साइबर अटैक्स होने से बच जाता है। जैसे आप पता होगा कि पहले कॉल आते थे, आपका ATM नंबर ब्लॉक हो गया है ऐसा करके, फ्रॉडर्स जितने भी फ्रॉडस्टर्स होते थे वो कॉल करते थे और पिन और उसका ATM नंबर पूछ के, पिन पूछ के, OTP पूछ के फ्रॉड कर लेते थे। तो इसलिए बैंक ने क्या किया, अवेयरनेस फैलानी शुरू की, जिससे इसको काफ़ी हद तक कम किया जा चुका है। फिर कंक्लूज़न है, इस सब को पढ़ने के बाद क्या कंक्लूज़न निकला? RBI हैज़ केम अप विथ साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स फॉर बैंक दैट वाज नोटिफाइड इन जून 2016। 2016 में बैंक ने साइबर सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क बनाया था RBI ने। न्यू साइबर सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CSITE सेल बनाया था, ये मैं अभी पढ़ चुके हैं।
जिसको इन्फॉर्म करना होता है। साइबर सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जामिनेशन सेल होता है आरबीआई के पास, क्रिएटेड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस बैंकिंग सुपरविजन। ये इसको क्रिएट किया गया है किसके अंतर्गत, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि CSIT सेल क्रिएटेड है किसके अंतर्गत। ऑप्शन में दे देगा DBS, DFS, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, RBI। तो लगाना किस में है, DBS के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन। सिंस a bank is defined as the since a bank is defined as the data owner by the RBI, it is the bank's duty and responsibility to protect confidentiality, integrity and availability of data, and customers have a right to know the steps that banks have taken in this regard। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि डेटा प्रोटेक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कस्टमर की है, बैंक की है, RBI की है, या किसी एक पर्टिकुलर का नाम दे देगा तो किसकी है, बैंक की है। सीसो इज़ अपॉइंटेड बाय बैंक बोर्ड, ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीसो कौन अपॉइंट करता है, बैंक का बोर्ड करता है। ऑल साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट मस्ट बी रिपोर्टेड टू RBI विद इन 2 to 6 आवर। एक क्वेश्चन ये है, जितने भी साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट होंगे वो RBI को रिपोर्ट करने हैं 2 से 6 घंटे में। ये क्वेश्चंस दो यहाँ से इम्पोर्टेंट हो गए। सीसो को कौन अप्रूव करता है, अपॉइंट करता है, बैंक बोर्ड करता है, और RBI को अगर कुछ इंसिडेंट हो गया तो 2 से 6 घंटे में रिपोर्ट करना है। अब अगला टॉपिक है मास्टर डायरेक्शंस ऑफ RBI ऑन डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल। ये कब से इफेक्टिव हुआ अगर पूछा गया तो 2021 से, वो कब हुआ, 2016 से। तो इसका देखते हैं इसमें क्या है, अप्लीकेबिलिटी क्या है। द प्रोविजन ऑफ दिस डायरेक्शन शैल अप्लाई टू द फॉलोइंग रेगुलेटिंग एंटिटीज, ये किस में अप्लाई होगी, हाँ, ये जो डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल है, जो भी हम पेमेंट करते हैं उसमें क्या सिक्योरिटी होगी, उसके लिए ये बनाया गया था डायरेक्शंस RBI के द्वारा। ये एप्लीकेबल किस में होगा, पहले द प्रोविजन ऑफ दिस डायरेक्शन शैल अप्लाई टू रेगुलेटेड एंटिटीज़। कौन कौन से रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, शेड्यूल्ड बैंक्स, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, एक्सक्लूडिंग RRB, इसमें RRB शामिल नहीं है। तो इसमें कौन कौन है, जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, पेमेंट बैंक्स हैं, क्रेडिट कार्ड इशूइंग NBFC हैं। जितनी भी सारी NBFC नहीं है, जो भी क्रेडिट कार्ड इशू करती हैं वो आ जाएंगी। अब यहाँ पर ये जितना भी RBI का सर्कुलर है ये पेमेंट के रिगार्डिंग है। तो पेमेंट सिक्योरिटी, पेमेंट कौन करेगा, कार्ड के द्वारा। पेमेंट बैंक्स हैं, कुछ पेमेंट बैंक्स भी हैं जैसे एयरटेल हो गई पेमेंट बैंक, पेटीएम हो गई, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गई, फिर शेड्यूल कॉमर्शियल्स बैंक होंगे। लेकिन हमें क्या याद रखना है, RRB नहीं है। यहाँ से क्वेश्चंस बन जाएगा कि पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स जो है हमारा किस पे लागू नहीं है, तो आंसर हो जाएगा RRB पे लागू नहीं है, बाकी सब पे अप्लीकेबल है। अगला है गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ सिक्योरिटी रिस्क। REs मतलब रेगुलेटिंग एंटिटीज शैल फॉर्मुलेट ए पॉलिसी फॉर डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद द अप्रूवल ऑफ देयर बोर्ड। अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है कि डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का बोर्ड पॉलिसी कौन बनाता है, बोर्ड बनाती है। पॉलिसी शुड इंक्लूड फंक्शनैलिटी, सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस। क्या क्या इंक्लूड करती है पॉलिसी, फंक्शनैलिटी कैसे काम करेगा, कौन सी सिक्योरिटी रहेगी और कौन सा क्या परफॉर्मेंस रहेगा। द बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज। आ गया ना यहाँ से क्वेश्चन से कि कौन सा किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट की, इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की। द पॉलिसी शैल बी रिव्यूड पीरियडिकली। एक और क्वेश्चन मिल गया, ये पॉलिसी कब रिव्यू होनी चाहिए, पीरियडिकली होनी चाहिए, दैट एटलीस्ट ऑन ए ईयरली बेसिस, कम से कम एक साल में एक बार होनी चाहिए। RE शैल टेस्ट पीरियडिकली एटलीस्ट ऑन ए हाफ ईयरली बेसिस। RE रेगुलेटिंग एंटिटीज़ जो हैं वो कब चेक कर सकती हैं, हाफ ईयरली बेसिस पर, कि डेटा हमारा बैकअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि एप्लीकेशन पर्टेनिंग टू डिजिटल प्रोडक्ट टू इंश्योर रिकवरी विदाउट लॉस ऑफ ट्रांजेक्शन्स और ऑडिट ट्रायल, कि जो भी हमारा जितना भी डिजिटल पेमेंट का है वो ट्रांजेक्शन्स का डेटा जो है बैकअप प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, इसका रिव्यू वो एटलीस्ट हाफ ईयरली कर सकती है, और पॉलिसी का रिव्यू ईयरली करती है। ये किसका काम है, बैंक के बोर्ड का और सीनियर मैनेजमेंट का। अदर जेनरिक
सिक्योरिटी कंट्रोल्स। और दूसरे कंट्रोल्स क्या क्या कर सकती है? द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इन द डिजिटल पेमेंट चैनल्स स्पेशली ओवर इंटरनेट सेल एडियर टू ए सिक्योर स्टैंडर्ड। जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होंगे ऑनलाइन पेमेंट के, वो कैसे जाते हैं? सिक्योर स्टैंडर्ड में जाने चाहिए, क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन्स होगा ऑनलाइन वो ऐसे है, ये ट्रांजेक्शन्स यहाँ से इस सिस्टम से, इस मोबाइल से यहाँ पास होता है, तो ये ट्रांजेक्शन होता है, ये सिक्योर वे में होना चाहिए। ये ऐसा ना हो कि ये बीच में इनक्रिप्ट हो जाए या कोई इसको चेंज कर दे, अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन कर दे, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा? वेब एप्लीकेशन शुड नॉट स्टोर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। क्या करना चाहिए? जो भी वेब एप्लीकेशन यूज़ हो रहा है वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करना चाहिए। इन्फॉर्मेशन इन HTML हिडन फील्ड होनी चाहिए, कुकीज़ में स्टोर नहीं होना चाहिए, और एनी अदर क्लाइंट साइड स्टोरेज टू अवॉइड एनी कंप्रोमाइज इन द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा। ये इस तरह का डेटा जो भी है ट्रांसमिट हो रहा है वो कहीं पर भी कुकीज़ में, HTML में कहीं पर भी स्टोर नहीं होना चाहिए। फिर एप्लीकेशन सिक्योरिटी लाइफ साइकिल, एक क्वेश्चन आपके लिए फिर से इंपॉर्टेंट हो गया, इसका फुल फॉर्म एप्लीकेशन सिक्योरिटी लाइफ साइकिल, ASLC, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? एप्लीकेशन सिक्योरिटी लाइफ साइकिल। RE सेल्फ फॉलो ए सिक्योर बाय डिज़ाइन अप्रोच इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। RE क्या करेंगे? ए सिक्योर बाय डिज़ाइन अप्रोच यूज़ करेंगे। RE कौन सा अप्रोच यूज़ करेंगे? सिक्योर बाय डिज़ाइन अप्रोच इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट्स। जितने भी डिजिटल के पेमेंट के प्रोडक्ट्स हैं वो उसमें RE को रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको सिक्योर बाय डिज़ाइन डेवलप करेंगे। फॉर डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन दैट आर लाइसेंस्ड बाय ए थर्ड पार्टी पेमेंट, RE सेल्स हैव एन एस्क्रो मैनेजमेंट। RE का काम क्या है? एक एस्क्रो मैनेजमेंट रखना है। कि उसका एस्क्रो मैनेजमेंट ये होता है कि जब भी हम थर्ड पार्टी वेंडर से हम कोई भी सोर्स कोड लिखवाते हैं, मतलब कोई भी एप्लीकेशन उससे लेते हैं, तो उसका जो कोडिंग की रहता है वो एक थर्ड पार्टी के पास रख दिया जाता है। जैसे मैंने आपसे ख़रीदा, जैसे ए है, एक बंदा है ए हो गई बी, बैंक ने इससे दिया सोर्स कोड। सोर्स कोड का मतलब जो भी कोड लिखा जाता है, जिसमें जो भी कोडिंग यूज़ की जाएगी, इस सोर्स कोड को एक सी के पास रख दिया जाता है। एस्क्रो अरेंजमेंट बोलते हैं इसको, एस्क्रो एग्रीमेंट, कि अगर ये ए डिफ़ॉल्ट हो गया या इसने सर्विस देने से मना कर दी तो ये कोड हमारे पास रहेगा, हम इसका यूज़ कर सकते हैं, उसे बोलते हैं इसको अरेंजमेंट। फॉर द सोर्स कोड फॉर इंश्योरिंग कंटिन्यूटी ऑफ सर्विसेज का यूज़, इसका पर्पज़ ये होता है कि कंटिन्यूटी ऑफ सर्विसेज बनी रहे। इन केस द वेंडर डिफ़ॉल्ट और इज़ अनेबल टू प्रोवाइड सर्विस, अगर वो सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकता है या कुछ भी ऐसे डिफ़ॉल्ट हो गया तो उस सोर्स कोड को हम यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो वो फिर से डेवलपमेंट करने में हम किसी थर्ड पार्टी को अगर वो कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो उसको फिर से उतना टाइम लगेगा। सिक्योर टेस्टिंग शैल बी कंडक्टेड इंक्लूडिंग रिव्यू ऑफ सोर्स कोड, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट जिसे VA बोलते हैं, एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग इसको बोलते हैं VAPT पॉइंट्स, VAPT ऑफ दियर डिजिटल पेमेंट्स एप्लीकेशंस टू VA। वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग होती है और पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है। देखते हैं कि इसमें के में सर्वर्स में, एप्लीकेशंस में, जितने भी पब्लिक एक्सेस हैं उन सब में क्या लूप होल है, इसलिए इसका यूज़ होता है। of their digital payment applications to assure that the application is secure for putting through transactions while preserving confidentiality and integrity of that data is stored and transmitted। जब भी कभी भी डेटा ट्रांसपेरेंट होता है तो उसके सिक्योरिटी के लिए ये यूज़ होता है। The VA shall be conducted at least on a half yearly basis। vulnerability assessment कब यूज़ होगा? ये क्वेश्चंस हैं, कम से कम 6 महीने में एक बार होना चाहिए। और penetration test PT shall be conducted at least on a yearly basis। ये ईयरली बेसिस होता है, ये 6 महीने में होता है। इन एडिशन VAPT shall be conducted as and when any new IT infrastructure or digital payment application is introduced or when any major changes is performed in the applications or infrastructures। जैसे आपने कोई बैंक ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, कोई नया ऐप लॉन्च किया, तो उस समय वो VAPT टेस्टिंग करेगी। जैसे कुछ
एग्जिस्टिंग है तो उसमें अगर कुछ चेंजेस कर रही है, कुछ एडिशन कर रही है, तब भी इस चीज़ को करेगी। इसका इसका करने का उद्देश्य यही होता है कि ये एक पीटी है, थर्ड वेंडर से भी करा सकती है या किसी थर्ड पार्टी से करा सकती है, वो पता करने के लिए कि इसमें कौन सा कोई ऐसा, ओ सॉरी 1 मिनट। हाँ, तो जैसे अगर कोई एप्लीकेशंस में कोई नया चेंजेस हुआ, कोई मेजर चेंजेस हो गया, तो उस केस में भी बैंक वीएपीटी करवा सकती है। अदरवाइज वीए 6 मंथ में और पीटी एटलीस्ट 1 ईयरली, 1 साल में कराती है। ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क। अब ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क क्या होता है? टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ फ्रॉड, आरई शुड इम्प्लीमेंट मल्टी वेक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर पेमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड्स एंड फॉर ट्रांसफर इंक्लूडिंग कैश विड्रॉल्स। जैसे आरई का क्या काम करती है कि आरई का काम ये हो गया कि जैसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन उसने डाल दिया, कोई भी पेमेंट हो रही है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड्स और फंड ट्रांसफ़र हो रहा है, तो क्या करती है, एक यूज़र को लॉगिन पासवर्ड करा देती है, फिर उसके बाद एक ट्रांजेक्शन पासवर्ड करा देती है, फिर उसके बाद एक ओटीपी करा देती है। तो ये 3 पासवर्ड हो गया, तो 3 तरीके का हो गया, जिसको हम बोल सकते हैं कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करती है। फ्रॉम ATMs, माइक्रो ATM, बिजनेस करस्पॉन्डेंट, थ्रू डिजिटल पेमेंट्स, डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन, एडेप्टिव ऑथेंटिकेशंस, एडेप्टिव ऑथेंटिकेशंस हो गया। एडेप्टिव ऑथेंटिकेशन आल्सो नोन एज रिस्क बेस्ड ऑथेंटिकेशन इज ए मेथड टू सेंड। अब जैसे क्या हो गया कि ATMs में आपने देखा होगा हर लोकेशन पे इसमें कोई ना कोई OTP हो गया, 10,000 से ऊपर है तो OTP आता है, तो ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन बैंक प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी फीचर से। एडेप्टिव ऑथेंटिकेशन क्या होता है? इसको हम रिस्क बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी कहते हैं। इज ए मेथड्स टू सेंड नोटिफिकेशन और प्रॉम्प्ट द कंज्यूमर टू कंप्लीट एन एडिशनल स्टेप टू वेरीफाई देयर आइडेंटिटीज व्हेन द ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट इज डीम्ड डाउटफुल। जिस किसी में बैंक को ऐसा लगता है कि कुछ डाउटफुल है उसको, तो उसमें वो एक तरीके का एडिशनल फीचर्स प्रोवाइड कर देती है कि उसे वो पता चले, उसको प्रॉम्प्ट मैसेज मिलेगा कि ये इसका जेन्युइन ट्रांजेक्शन्स हो रहा है कि नहीं। फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट। अब फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट क्या हो गया? द कॉन्फ़िगरेशंस एस्पेक्ट शैल बी डॉक्यूमेंटेड एंड इम्प्लीमेंटेड फॉर आइडेंटिफाई सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस बिहेवियर in respect of rules, preventive detective types of controls mechanism to alert the consumers in case of failed authentications time frame for the same। अब फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट में बैंक क्या करती है, तो इस तरीके का एक अलर्ट लगा देती है कि अलर्ट द कस्टमर इन केस फेल्ड ऑथेंटिकेशंस। अगर कोई ट्रांजेक्शन्स फेल्ड हो गया फिर भी उसको एक मैसेज मिलता है, एक तरीके का अलर्ट मिलता है, ऐसा बैंक कर देती है। रिकन्सिलेशन मैकेनिज्म। अब रिकन्सिलेशन मैकेनिज्म का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई ट्रांजेक्शन्स फेल हुआ तो वो रिकन्साइल हो जाना चाहिए। ये रियल टाइम, नियर रियल टाइम, या तो तुरंत हो जाना चाहिए या इतना नज़दीक होना चाहिए, इतना नियर होना चाहिए कि उसको ज़्यादा कंज्यूमर को दिक्कत ना हो। जैसे नॉट मोर देन 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम्स ऑफ रिसिप्ट ऑफ सेटलमेंट फाइल्स। जैसे कोई ट्रांजेक्शन्स फेल हो गया तो 24 के आवर्स के 24 आवर 24 घंटे के अंदर उसको रिकन करके जो फेल ट्रांजेक्शन्स है कस्टमर को पैसे वापस मिल जाने चाहिए। सारे भी डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के लिए ऐसा गाइडलाइंस मतलब RBI ऐसा कहती है, लेकिन हर चीज़ में पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए इसने लिखा है कि सेटलमेंट फाइल मिलने के बाद। सच एज पेमेंट सिस्टम, जैसे BC हो गया, कार्ड नेटवर्क, BC मतलब बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट कार्ड नेटवर्क, PGA हो गया, पेमेंट गेटवे एग्रीगेटर हो गया, PG हो गया, थर्ड पार्टी हो गया। जैसे हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो वो PG एग्रीगेटर पेमेंट गेटवे के थ्रू होता है, तो उसके थ्रू भी इस तरह होता है। कस्टमर प्रोटेक्शंस अवेयरनेस एंड ग्रीवेंस रेड्रेसल्स मैकेनिज्म। Secure, safe and responsible uses guidelines and training materials shall be incorporated for end user within the digital payment transactions। RBI कहती है कि जितने भी डिजिटल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसमें एक जो है अवेयरनेस कस्टमर्स को देनी चाहिए, एंड यूजर्स विद इन द डिजिटल पेमेंट
एप्लीकेशंस जितने भी इंड यूज़र हो गए, इंड यूज़र का मतलब जो लास्ट में यूज़ करता है, जैसे कस्टमर्स जितना भी पेमेंट करते हैं वो इंड यूज़र हो गया। सिक्योर होना चाहिए, सेफ होना चाहिए एंड रिस्पॉन्सिबल यूजेस गाइडलाइंस होनी चाहिए। अब फिर क्या है, इंटरनेट बैंकिंग सिक्योरिटी कंट्रोल्स। जितने भी इंटरनेट बैंकिंग हम कर रहे हैं उसमें हमारा सिक्योरिटी कंट्रोल्स होना चाहिए बैंक का। जैसे एन ऑनलाइन सेशन सेल बी ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी। जैसे हमने मोबाइल में मोबाइल बैंकिंग लॉगिन किया, अगर हम उसमें थोड़ी देर के लिए हम उसमें कुछ नहीं करते हैं तो वो सेशन एक्सपायर हो जाना चाहिए। ये भी एक तरीके का सिक्योरिटी कंट्रोल है। सिक्योरिटी डिलीवरी ऑफ पासवर्ड फॉर लॉगिन पर्पज सेल बी इंश्योर्ड। अब जैसे कोई भी एटीएम डिलीवर होता है कस्टमर के घर, तो उसका जो पासवर्ड है वो उसकी भी सिक्योरिटी डिलीवरी का सिक्योरिटी डिलीवरी के कंसर्न होना चाहिए बैंक का। द पासवर्ड जनरेटेड एंड डिस्प्ले बाय द आर ई शुड बी वैलिड फॉर ए इन लिमिटेड पीरियड। अगर कोई भी पासवर्ड जनरेट होता है वो लिमिटेड पीरियड के होना चाहिए कि इतने समय के बाद वो ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाना चाहिए। मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स। जितने आर ई सेल बी able to verify the version of the mobile applications before the transactions are enabled। अब ये भी सिक्योरिटी का एक पॉइंट हो गया। एप्लीकेशन सिक्योर डाउनलोड इंस्टॉल। एप्लीकेशन सिक्योर डाउनलोड होना चाहिए, इंस्टॉल होना चाहिए। स्टोरेज ऑफ कस्टमर डेटा होना, कस्टमर डेटा का अभी स्टोरेज जो है उसके लिए भी ध्यान रखना चाहिए। इंश्योर मिनिमल डेटा कलेक्शंस। कम से कम हमें डेटा कलेक्ट करना है। ऐप परमिशंस कम से कम होनी चाहिए। एबिलिटी टू आइडेंटिफाई रिमोट एक्सेस। ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि रिमोट एक्सेस, कोई अगर रिमोट एक्सेस कर रहा है तो उसको भी फाइंड आउट कर सके और प्रोहिबिट कर सके एक्सेस लॉगिन को मोबाइल एप्लीकेशंस में। ये भी देखना होता है। कार्ड पेमेंट सिक्योरिटी। अब कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें कौन सी सिक्योरिटी यूज़ होती है। वेरियस पेमेंट कार्ड स्टैंडर्ड्स ओवर एंड एवर PCI DSS। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकता है, PCI DSS यूज़ किस में होता है, तो ये कार्ड सिक्योरिटी में यूज़ होता है। DSS एंड PADSS पेमेंट एप्लीकेशन डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। PCI का मतलब हो गया पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री और PADSS का मतलब हो गया पेमेंट एप्लीकेशन डेटा सिक्योरिटी। इसमें से बस आपको इतना याद रखना है कि PCI DSS किस चीज़ के लिए होता है, कार्ड के लिए यूज़ होता है। टू इंश्योर दैट टर्मिनल इंस्टॉल्ड। इसका काम क्या है, जैसे जो भी टर्मिनल्स है मतलब पॉस मशीन्स जितनी भी हो गई, तो उसमें स्टैंडर्ड्स होता है कि कैप्चरिंग द कार्ड डिटेल्स फॉर पेमेंट आर अदरवाइज बी आर वैलिडेटेड अगेंस्ट PCI PDUPE प्रोग्राम टू यूज़ PCI अप्रूव्ड P2PE। इसमें क्या हो गया कि पॉइंट टू पॉइंट इंक्रिप्शन सॉल्यूशंस पॉस टर्मिनल्स विथ पिन एंट्री इंस्टॉल्ड 1 minute pin entry installed at the merchant for capturing card payments are approved by PCI PTS पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री। पिन ट्रांजेक्शन्स इससे अप्रूव होना चाहिए। जब भी पिन एंटर होगा तो पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री PTS का मतलब होगा पिन ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी प्रोग्राम होना चाहिए। सिक्योरिटी पोस्चर ऑफ ATM। अब ATM में कौन से सिक्योरिटी होनी चाहिए, ATM में जैसे हमारा ATM है तो वो उसमें बायोस पासवर्ड होना चाहिए। जब सिस्टम रीस्टार्ट होता है तो बायोस से होना चाहिए, वो वहाँ पर पासवर्ड भरना चाहिए। डिसेबलिंग USB पोर्ट डिसेबल होना चाहिए। डिसेबलिंग ऑटो रन फैसिलिटी बंद होना चाहिए कि कोई भी सॉफ्टवेयर रिमोट एक्सेस लेके उसमें ऑटो रन करा के से डाउनलोड करके इंस्टॉल ना कर दिया जाए। अप्लाइंग द लेटेस्ट पैच। जितने भी पैचेस हैं लेटेस्ट पैच अप्लाई होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम अप टू डेट होना चाहिए। जितने भी सॉफ्टवेयर टर्मिनल सिक्योरिटी सॉल्यूशन है, टाइम बेस्ड एडमिन एक्सेस है, ये सारा सिक्योर होना चाहिए। इम्प्लीमेंट एंटी स्कीमिंग एंड वाइट लिस्टिंग सॉल्यूशन अपग्रेड लेटेस्ट एंटी स्कीमिंग उसमें इंस्टॉल होना चाहिए कि कोई भी कार्ड को एंटी स्कीमिंग ना कर सके। वाइट लिस्टिंग सॉल्यूशंस होना चाहिए। अपग्रेड लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ये सारे ATMs में होना चाहिए। अब ISO 27001 स्टैंडर्ड जो होता है वो क्या है, वो डील करता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम से, ISMS से। और जबकि ISO 22301 स्टैंडर्ड डील करता है बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट
सिस्टम से। ये 2 पॉइंट्स ये भी इम्पोर्टेंट है कि ISO 27001 किससे डील करता है, ISMS से डील करता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम से, और ISO 230 किससे डील करता है, बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट से डील करता है। ये 2 चीज़ यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ISO 230 BCMS से डील करता है, बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट से। ISO 2700 ICMS से डील करता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम से, इससे डील करता है। अब BYOD का फुल फॉर्म क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन है। ब्रिंग योर ऑन डिवाइस, OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, FSDE फुल हार्ड डिस्क encryptions, PCI DSS पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। ये BYOD ब्रिंग योर ऑन डिवाइस, OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो भी इक्विपमेंट बनाता है उसको बोलते हैं OEM। FHDE फुल हार्ड डिस्क इंक्रिप्शंस, PCI पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ये जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का लास्ट यूनिट था, RBI गाइडलाइंस ऑन साइबर सिक्योरिटी 2016 एंड डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी 2021, इसी के साथ समाप्त हो गया। और आपका ये इलेक्टिव सब्जेक्ट IT सिक्योरिटी भी इसी के साथ समाप्त